जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं 10 जनवरी के सेट सॉल्यूशन में। और आपका प्रश्न शुरू होता है प्रश्न संख्या 41 से, इसलिए आप सभी अपना सेट अपने सामने रख लेंगे और प्रश्न को मेरे साथ देखते चलेंगे। पहला प्रश्न आपके साथ स्क्रीन पे है, 213 गुणे 213 माइनस 187 गुणे 187 दिया हुआ है। ठीक है, इसको ओवरऑल या तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होगा या फिर इसको अगर आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से सोचें तो ये बोल सकते हैं आपकी 213 को मैं 200 प्लस 13 लिख सकता हूं और 2 बार 213 है इसलिए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से 187 को अगर आप 200 माइनस 13 लिख दें तो यहां पे 187 भी हो जाएगा और 187 दो बार दिया हो तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो आपको ऐसा फॉर्मेट दिख रहा होगा। दिख रहा है? अब एक बात बताइए आप कि इसको आपने ए स्क्वायर ले लिया, इसको आपने बी स्क्वायर ले लिया। नॉर्मली अगर यहां 200 और यहां 13 तो 200 को आपने ए मान लिया, 13 को आपने बी मान लिया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ले जाइएगा तो आपको ऐसा फॉर्मूला दिखेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस फिर यहां से ए स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी एक बन रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, तो ए की जगह पे कौन है 200, तो 200 का स्क्वायर कर दीजिए और फिर 13 का स्क्वायर कर दीजिए। 200 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 4 पे 2 4 जीरो आ जाएगा। 200 का स्क्वायर स्क्वायर किया कैसे जाता है, तो यहाँ पे नॉर्मली आप सिर्फ और सिर्फ 2 का स्क्वायर कीजिए, 4 लिखिए और 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया 200 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर कीजिएगा 169, इनको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आपको आएगा 40,169 और उसी में 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 80,338। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 42 के तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि 6 से पूरी तरह विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है, यानी ऐसी कितनी 3 अंकों की संख्याएं हैं जो 6 से पूरी तरह कट जाती हो। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम शुरू से लेकर के 3 अंकों की संख्या तक पहुंचते हैं तो 999, उसके बाद तो आ जाता है 1000, तो वो हो जाएगी 4 अंकों की संख्या। लेकिन उसके पहले भी अगर आप ध्यान दें 99 तक, क्योंकि 100 से 3 अंक की शुरू होती है संख्या, उससे पहले 99 तक 2 अंक की संख्या रहेगी और 9 तक 1 अंक की संख्या रहती है। तो इसलिए आप पूरे 999 से अगर 99 घटा देते हैं तो बाकी जो आपको संख्या मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ 3 अंकों की संख्या होगी। तो बाकी संख्या कितना मिलेगा 900, और 900 जो है वो 3 अंकों की संख्या होगी। उसमें अगर आप 6 से भाग देते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 150 यानी 150, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 43 की तरफ। प्रश्न आपके साथ स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, प्रश्न क्या, 1/√2 प्लस √3 माइनस √5 प्लस 1/√2 माइनस √3 माइनस √5। देखिए बहुत लोग इसको क्या करेंगे, तुरंत a प्लस बी a माइनस बी नीचे सेट करके बनाने के चक्कर में पड़ जाएंगे। ठीक, आगे चल के इतना कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा कि आपको बनाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप आंसर तक पहुंचे भी तो बहुत मुश्किल से पहुंचेंगे। आप करें क्या कि दोनों को पर्सनली तोड़ लें अलग अलग। ठीक है, अब अलग अलग तोड़ने के लिए क्या करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर नीचे रूट मिले तो उसका परमेयीकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए, परमेयीकरण। अब परमेयीकरण होता कैसे, यानी जिसको हम रेशनलाइजेशन कहते हैं, परमेयीकरण होता कैसे है, तो परमेयीकरण होता है कैसे, नीचे वाले डेटा को ही ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कराया जाता है, बस साइन चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, साइन को चेंज कर दिया जाता है। इतना बात ध्यान में रखेंगे। अब देखिए वही काम मैंने यहां भी करा है और वही काम मैंने यहां भी करा है। ठीक है, अब इसके बाद जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये ऊपर वाला डेटा हो जाएगा और ये भी ऊपर वाला डेटा हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे और ये नीचे दोनों आपको सेम दिख रहे हो। यहां से जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये इतना और ये इतना आएगा। ठीक, और ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√2। ठीक है, बाकी मैंने इसको स्टेप वाइज यहाँ पे बना भी रखा है तो आप इसे देख करके और कैलकुलेट कर लेंगे। और आप भी साथ साथ पेन लेकर के बैठिए, जिस तरीके से हम कैलकुलेशन करते रहते हैं आप भी उसी तरीके से कैलकुलेशन करते रहिए। और कहीं भी आपको दिक्कत होता है तो मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी करा है जिससे आप सभी को पता भी होगा। ठीक, 8541860978। ठीक है, तो आप मुझे अपना डाउट भी यहाँ भेजते रहते हैं। बहुत सारे लोग रेगुलर भी हैं, आप ही उनके साथ रेगुलर हो जाइए। ठीक, इस सेट के अलावा भी अगर आपके पास कोई मैथ्स या रीजनिंग का डाउट है तो वो भी आप हमसे साझा
कर सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 44 की तरफ। अगला प्रश्न है 5 कलम का मूल्य 8 पेंसिल के मूल्य के बराबर है तथा 50 कलमों के बदले कितनी तथा 30 पेंसिल का मूल्य 3 कॉपी के बराबर है, तो 50 कलमों के बदले कितनी कॉपी प्राप्त होती है। अब एक बात यहां से आप ध्यान देंगे, प्रश्न में कहा है कि 5 पेन 8 पेंसिल के बराबर है, ये बात कहा है, ठीक है, जिसको मैंने अभी सर्कल करा। फिर दूसरी बार क्या कहा है कि 30 पेंसिल का दाम 3 कॉपी के बराबर है। 30 पेंसिल का दाम 3 कॉपी के बराबर है, ठीक है। जब 3 कॉपी के बराबर है तो यहां से ध्यान देंगे आप करेंगे क्या कि आपको मैंने पहले बताया कि अनुपात का क्वेश्चन देखिए कैसे, जैसे A अनुपात B दिया हो कुछ, जैसे मान लीजिए 5:4 दिया हो और फिर B अनुपात C दे रहा हो 3:2, तो मैंने आपको A अनुपात B अनुपात C को बराबर करना सिखाया। उसी तरीके से पेन को ही मान लीजिए, पेंसिल को B मान लीजिए और कॉपी को C मान लीजिए और तीनों को आप बराबर कीजिए, ठीक। तो बराबर करने का आपको तरीका मैंने क्या बताया, A अनुपात B और फिर यहाँ पे B लिख दीजिए अनुपात C, इन दोनों को बराबर कर दीजिए क्योंकि यही दोनों अलग अलग वैल्यू के साथ आ रहे हैं। उसी तरीके से अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ 30 पेंसिल है एक के साथ और एक के साथ 8 पेंसिल है, इन दोनों को अगर मैं बराबर कर दूं तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए करेंगे क्या कि नीचे और ऊपर को बराबर करने के लिए ऐसा कोई भी डेटा आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे नीचे और ऊपर बराबर हो जाए, ठीक है। तो एक बात बताइए कि 30 और 8 दोनों एक जगह लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसका क्या होगा, तो इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम होगा 120। मैंने इसीलिए ऊपर 15 से गुणा कर दिया, ठीक है, और नीचे क्या किया, तो नीचे 4 से गुणा कर दिया। अब देखिए आप जब बना रहे होंगे तो ये 15 सबके साथ गुणा में आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही के साथ आएगा, ठीक है। तो 15 से 5 से गुणा कीजिएगा 75 पेन, 15 से 8 से गुणा कीजिएगा 120 पेंसिल, ठीक। उसी तरीके से नीचे आइएगा तो 4 से 30 से गुणा कीजिएगा 120 पेंसिल, देखिए दोनों जगह पेंसिल बराबर हो गया, यानी मेरा काम हो गया। उसी तरीके से 3 से 4 से गुणा कीजिएगा 12 कॉपी, यानी कि जितना 75 कलम का दाम है उतना ही 120 पेंसिल का दाम है और उतना ही दाम लगेगा 12 कॉपी खरीदने में, यानी ये एक दूसरे के बराबर होंगे पैसे के मामले में, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा था प्रश्न में, तो हमसे पूछा था कि 50 कलमों के बदले कितनी कॉपी मिल सकती है। अब एक बात बताइए कि 75 कलम के बदले हमको 12 कॉपी मिल रही है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, ठीक। तो एक कलम के बदले कितनी कॉपी मिलेगी, एक कलम के बदले कितनी कॉपी मिलेगी, तो 12/75 कॉपी। तो 50 कलम के बदले कितनी कॉपी मिलेगी, 12/75 गुणे 50 करिएगा, यानी 8 कॉपी आपको मिलेगा 50 कलम के बदले में, ठीक है। और ये आपका आंसर रहेगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 8 कॉपी, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 45 की तरफ। अगला प्रश्न जो 45 दिया हुआ है, देखिए क्या है कि इसमें लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। प्रश्न में आपके साथ बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। x बराबर 10 के पावर 0.48 है, ठीक है, और y बराबर 10 के पावर 0.7 है। एक्स स्क्वायर बराबर दिया हुआ है वाई स्क्वायर के, तो पूछ रहा है z का मान क्या होगा। अब एक बात बताइए, इसमें z नामक कोई लेटर ही रिलेट नहीं किया गया क्वेश्चन से, तो फिर z का मान क्या होगा। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है वो अपने आप में क्या है, इनकम्प्लीट है, तो ये क्वेश्चन आप अवॉइड कर देंगे, ठीक है। और बढ़ते हम अगले प्रश्न संख्या 46 की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि यदि x, y के वर्गमूल के विलोमानुपाती है। एक बार फिर से, यदि x y के वर्ग के विलोमानुपाती है, जब x बराबर 9 हो तो y बराबर 81 है। यदि y बराबर 9 हो तो x का मान कितना होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। अब देखिए बनाने का तरीका क्या होगा, कह रहा है कि x y के विलोमानुपाती है, तो विलोमानुपाती का मतलब इनवर्स, यानी x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है। अब एक बात आपको पता होगा कि ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, ये एक होता है अनुपाती और एक होता है समानुपाती, ठीक। तो सॉरी, एक समानुपाती और एक व्युत्क्रमानुपाती। तो ये व्युत्क्रमानुपाती या फिर समानुपाती का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाया जाता है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू k इंटू 1/y, ठीक है। ये जो k है वो कांस्टेंट होता है, इसका कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, बस हमें प्रोपोर्शनल हटाने के लिए k वहां लिखा जाता है, एक सिंबॉलिक वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार
अब यहाँ पे एक बात आप बताइए, तो यहाँ से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो xy बराबर k आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से जब प्रश्न में जाइएगा तो हम लिख सकते हैं x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2। क्या? x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। अब x1 का वैल्यू प्रश्न में दिया हुआ है 9। कितना दिया हुआ? 9। और y1 का कितना दिया हुआ है? 81, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि जब x बराबर 9 है तो y बराबर 81, तो x1 हमने मान लिया 9, y1 हो गया 81। उसी तरीके से कह रहा है कि अगर y2 का वैल्यू 9 हो तो x2 क्या होगा? तो y2 की जगह पर हमने 9 रख दिया और x2 कैलकुलेट किया तो यहां से आंसर आ गया 81। कितना आ गया? 81, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 47 की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। क्या? ए बी और सी तीन लोग मिलकर के एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, आगे कह रहा है कि कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया। क्या? जितना भी पैसा लगना था उसका 1/3 भाग ए ने लगाया। बी ने उतनी ही पूंजी लगाई जितनी ए और सी ने मिल करके लगाई। पहला बात कहा कि जितना भी पैसा लगना था उस पैसे को उसके 1/3 हिस्से को लगाया ए ने। इसके बाद कहा कि ए और सी जितना पैसा मिल करके लगाते हैं, सी उस व्यापार में अकेले उतना पैसा लगाता है। क्लियर है? तो आगे बोला प्रश्न ने कि वर्ष के अंत में 23,520 रुपए का लाभ हुआ है। वर्ष के अंत में 23,520 रुपए का लाभ हुआ, तो सी के द्वारा लगाया गया धन या फिर सी के हिस्से में लाभ कितना मिलेगा। ठीक है, यानी सी को लाभ का कितना प्राप्त होगा। अब देखिए एक बात ध्यान देंगे, आप डायरेक्ट यह भी मान सकते थे कि x इज इक्वल कुल पूंजी x है। क्या मान सकते थे आप? कि माना कि कुल पूंजी x है। ठीक है, और a बराबर x/3, क्योंकि 1/3 हिस्सा लगा रहा है। लेकिन एक बात आप मेरे साथ ये ध्यान दें कि कभी भी ऐसा वैल्यू मानिए ना, मानना ही है, कुछ भी मान सकते हैं, जब इसके लिए स्वतंत्र हैं तो ऐसा वैल्यू मानिए ना जिससे फ्रैक्शन ना आए, क्योंकि फ्रैक्शन जब नहीं आएगा तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान होगा। ठीक, तो हमने यहां पे क्या किया कि सबसे पहले कह रहा है कि 1/3 हिस्सा लगाता है जितना भी पैसा है, तो मैंने पहले मान लिया कि 3x हिस्सा रहा होगा। ठीक, लेकिन वैसे ही कहा कि दो लोग ऐसे हैं जिनका वैल्यू एक तीसरे के बराबर है, तो मैंने तुरंत दिमाग लगाया कि ऐसा करते हैं कि 6x मान लेते हैं, 6x मान लेते हैं। देखिए उसका बेनिफिट क्या हुआ कि कहा कि टोटल पैसे का, तो टोटल पैसा मान लिया 6x, कहा कि टोटल का 1/3 ए लगाता है, तो ए ने लगाया 1/3 यानी 6x का 1/3 ए लगा दिया। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा कि a और c जितना मिल करके लगाते हैं b अकेले उतना लगाता है, तो a प्लस c बराबर हो गया b। यहां जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, अब a का वैल्यू तो यहां से हमको पता है कितना, 2x। कितना है? 2x। तो यहां पे हमने a की जगह पे रख दिया 2x। c का वैल्यू हमको नहीं पता, मैंने नहीं रखा, और यहां पर b का भी वैल्यू हमको नहीं पता, मैंने नहीं रखा। अब एक बात बताइए कि अगर 2 हिस्सा लगा दिया किसने, 6 में से 2 लगा दिया ए ने, तो कितना बचा? 4। और इसमें एक बात और भी कहा गया है कि ए और सी जितना मिल करके लगाते हैं बी उतना अकेले लगाता है, यानी कि 4 में से एक बात ध्यान देंगे आप कि 4 है, किसको किसको लगाना है, तो ए तो लगा चुका है, बी और सी को लगाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि सी जो है वो और ए जो है, ये दोनों मिलकर के जितना लगाते हैं बी अकेले उतना लगाता है, तो 2 तो पहले ही निकल चुका है इससे। ठीक, अब एक बात बताइए, इधर अगर एक इसमें से निकाल दे तो इधर ये 3 हो गया। ठीक है, और इधर भी 3 हो गया। तो एक बात बताइए कि 6x रखे थे तो आपके लिए ये सोचना बहुत आसान हो गया कि हाँ इधर x रख देते हैं, इधर बचेगा 3x बराबर हो गया। तो ये आपके प्रश्न को क्या किया, बहुत हद तक हल्का बना दिया। अगर फ्रैक्शनल लेकर के बनाते तो यहां आप डिसाइड नहीं कर पाते जल्दी से कि यहां क्या वैल्यू रखें कि दोनों आपस में बराबर हो जाए। इसीलिए आप जब भी बनाइए तो फ्रैक्शन को हटाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और वही मैंने यहां पे करा। अब बताइए a का वैल्यू 2x, c का वैल्यू x और b का वैल्यू 3x, तीनों का मिल गया आपको। अब देखिए क्या कह रहा है कि c का हिस्सा कितना है, कितने में c का हिस्सा पूछा है, तो 23,520 रुपए में। तो 23,520 का x/6x कर दीजिएगा, x कैंसिल, 6 से कटाएगा तो 3920 रुपए हिस्सा हो जाएगा c का।
ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 48 की तरफ। अगला प्रश्न है 21,630 रुपए का ऋण 6.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया गया। यदि ऋण को 3 बराबर किस्त में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? क्या प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, यही आपसे पूछा है प्रश्न लिटरली। ठीक है, अब सबसे पहले एक बात आप ध्यान दे लीजिए कि आपका जो भी रेट दिया हुआ है, आपको क्या, आपका जो भी रेट दिया हुआ उसको आप सबसे पहले परसेंटेज से फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। तो 6.2/3 को लिख सकते हैं 6×18 तो 20/3%, और परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए बटे 100, तो 20/3 × 100 हो गया। यहां से तोड़िएगा तो हो जाएगा 1/15, 1/15, और ये हमारा दर हुआ। ठीक है, यानी 15 रुपए पे 1 रुपए का इंटरेस्ट उसका लगता होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। क्लियर? अब एक बात बताइए कि जब भी किस्त निकालना हो, जब भी किस्त निकालना हो तो कैसे सोचा जाता है? पहला कि अगर वो पहले वर्ष 15 रुपया दिया होगा तो 1 रुपया बढ़ा करके 16 रुपया ब्याज लेगा। ये जो बात अभी आपको दिख रहा है ये कुछ नहीं है, मैं इसको लीजिए ढक दिया, सिर्फ अभी आप इतना सोचें। ठीक, इधर वाले को भी लीजिए ढक दिया, ये भी अभी कुछ नहीं है, सिर्फ इतना जितना दिख रहा है उसको सोचिए। ठीक है, यानी 15 रुपए पे वो कितना रुपया लेगा? 16 रुपया। 16 क्यों लेगा? क्योंकि 15 रुपए पे 1 रुपया का इंटरेस्ट लग रहा है। अब देखिए दूसरे वर्ष में किस्त का सवाल क्या हो जाता है कि दूसरे वर्ष में हो जाएगा आपको 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225, और इधर कितना था? 16, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256, यानी कि 225 रुपए पे ब्याज कितना हो गया? 256। ठीक उसी तरीके से तीसरे वर्ष कहेगा तो क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। चौथा वर्ष कहता है तो पावर 4 कर देते। ठीक है, तो तीसरे वर्ष यानी 15 का क्यूब 3375 रुपया, 3375 रुपए पे कितना उसका इंटरेस्ट हो गया? 4096 रुपया। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। लेकिन प्रश्न ने कहा क्या कि हर बार वो बराबर किस्त देना चाहता है। क्या करता है? हर बार वो बराबर किस्त देना चाहता है। अगर बराबर नहीं करता तो डायरेक्ट पहला किस्त ये हो जाता है, दूसरा किस्त ये, तीसरा किस्त ये हो जाता है। लेकिन प्रश्न ने कह दिया कि वो हर किस्त को बराबर पैसे में अदा करता है। तो अब सबसे पहले जो अलग अलग किस्त है, पहला वर्ष का, दूसरा वर्ष का, तीसरा वर्ष का, इसको बराबर करना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे? तो एक बात बताइए कि ये है 16 का क्यूब, ये है 16 का स्क्वायर, और ये है 16 का 1। ठीक है, तो इन तीनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसको 4096 का मतलब 16 × 16 × 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ एक 16 है, यहाँ 2 16 और लगा देंगे। उसी तरीके से यहाँ 2 16 है, एक 16 और लगा देंगे, और यहाँ तो बराबर ही है। अब ये देखिए तीनों गुणा करके देख लीजिएगा, आपस में बराबर है। तीनों का वैल्यू 4096 4096 4096। लेकिन ये तो हमारा किस्त है, हमें हमारा पैसा भी तो पता चलना चाहिए कि हमें हमारा टोटल अमाउंट अपना पैसा कितना था। ठीक है, जो हमने उससे लिया था। तो अब जितने से इधर गुणा किए 256 में, इधर भी 256 में गुणा करेंगे, इधर 16 से गुणा किए, इधर भी 16 से गुणा करेंगे। यहां कुछ गुणा नहीं किए इसलिए यहां भी कुछ गुणा नहीं करेंगे। अब इसको और इसको गुणा कीजिएगा तो आपको मिलेगा 3840 रुपए। ठीक है, यानी पहला उसका अपना धन हुआ 3840, और 3840 पे उसने कितने का किस्त दिया? 4096, यानी 4096 का। उसी तरीके से दूसरा उसका मूलधन बनेगा 3600 रुपए का, और 3600 का वो कितना किस्त अदा करेगा? 4096 यानी 4096 का। ठीक उसी तरीके से तीसरे वर्ष में 3375, और 3375 का कितना वो किस्त जमा करेगा? 4096। इस तरीके से ये आपका पैसा दिखा और ये आपको किस्त दिखा। लेकिन ये तो एक मानी गई बात है, ये एक मानी गई बात है। प्रश्न में आपको अगर मूलधन दिया हुआ हो, ठीक, तो पहले आपको मूलधन तक पहुंचना होगा। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए क्योंकि यही तीनों हमारे अपने पैसे हैं। अब इन तीनों को जोड़िएगा तो आएगा 10,815 रुपए, और ये 10,815 रुपए कितने के बराबर दिया हुआ है? 21,630 रुपए के। 10,815 रुपए कितने के बराबर दिया हुआ है? 21,630, यानी 1 रुपया कितने रुपए के बराबर हो गया? 1 यूनिट कितने के बराबर? 2 रुपए के। अब बताइए हमारा प्रत्येक किस्त है 4096 का, इसमें भी क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे तो हमें आ जाएगा 8192 रुपए। यानी हमारा पहला किस्त भी 8192 का था, हमारा दूसरा किस्त भी 8192 का था, और हमारा तीसरा किस्त भी 8192 का था। ये बात उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति से 21,630 रुपए लेते हैं
तो हमें उसको 3 बराबर किस्तों में देने के लिए 8192 8192 8192 देना पड़ेगा। ये हमारा रहा आंसर। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 49 की तरफ। अगला प्रश्न है, एक संपूर्ण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, यही आपसे पूछा गया। अब एक बात बताइए, आप हमें एक बात बताइएगा कि आपके पास एक त्रिभुज है, ये रहा आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन में पहले कह चुका है कि समकोण है, इसलिए हमने समकोण लगाया। समद्विबाहु का मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, क्योंकि कर्ण तो बराबर हो नहीं सकता। कर्ण हमें दिया हुआ है 5, ये भुजा हमने a मान लिया, ये भी भुजा हमारा a हो गया। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होता है इसके स्क्वायर के, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है किसके, कर्ण स्क्वायर के। अब देखिए इसका स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बराबर हो गया 25 के, यानी 5 का स्क्वायर 25। अब हो गया 2a स्क्वायर बराबर हो गया 25। उसी तरह से a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25/2। अब देखो देखिए 25/2, a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25/2। हम इसको यहीं पर रहने देते हैं ऐसे ही एज इट इज। क्यों, इसका फायदा अभी आपको दिखाते हैं। और हमने पहले भी कहा है कि जरूरी नहीं है कि जितना कैलकुलेशन जहां दिया हो वहीं पर उतना सॉल्व कर दिया जाए। ठीक, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज ये है हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल संपूर्ण अगर हो तो उसमें वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार हमारा इनमें से कोई एक और ऊंचाई इनमें से कोई एक, लेकिन दोनों बराबर है इसलिए a इंटू ए। अब a इंटू ए को ही कहते हैं a स्क्वायर, और a स्क्वायर का मान कितना दिया 25/2, तो यही 25/2 हमने यहाँ पे रख दिया। इस तरह से 1/2 गुणे 25/2 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 50 की तरफ। अगला प्रश्न है कि आंकड़े ये जो मैंने लिखा है संख्या, हाँ प्रश्न संख्या 50 की तरफ कि -3, -4 तथा 3, 4 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। अब देखिए 2 बिंदु दिए हुए हैं, मान लीजिए XY प्लेन है, इस पे 2 बिंदु दिए हुए हैं। ऐसे ही मैं नॉर्मली मानने की बात कर रहा, अपने प्रश्न के हिसाब से नहीं। तो पूछ रहा है कि इस लाइन का समीकरण क्या होगा, यही बात आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब हमें जो प्रश्न में मिला है, वो देखिए ऐसा मिला है। हमें जो प्रश्न में मिला है वो क्या मिला है, ऐसा। ठीक है, और एक दिया है क्वाड्रेंट -3, -4, यानी तीसरे क्वाड्रेंट में और एक होगा पहले क्वाड्रेंट में। इसी लाइन का इक्वेशन हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है कि लाइन का इक्वेशन लिखने का ये फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूले को ध्यान से रट लीजिएगा, फिलहाल के लिए आपके पास टाइम भी नहीं है। y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। अगर इस फॉर्मूले को आप डिटेल एनालिसिस के लिए कहेंगे तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको इसका डिटेल एनालिसिस बता दूंगा ये फॉर्मूला आता कैसे है। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू। अब ध्यान देंगे यहां से कि यहां आपको ये वाली वैल्यू दी हुई है, एक जिसको मैंने x1 y1 मान लिया, ये वैल्यू दी हुई है जिसको मैंने x2 y2 मान लिया। ठीक है, x2 y2 मान लिया। अब फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, y का वैल्यू तो दिया नहीं है, y1 का दिया हुआ है, तो जिसका जिसका दिया उसका पुट कीजिए। पुट करते हुए जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन सॉल्व होगा तो क्या होगा, 3y - 4x बराबर 12 - 12, यानी कि 3x - 4y बराबर कितना आ जाएगा 0। और इसमें जो अब देखिए आपका आएगा तो ये वाला आएगा, क्या ये वाला आएगा, क्या आएगा, आएगा आपका ऐसा कुछ। देखिए 3y - 4x बराबर 0 आएगा, लेकिन ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपको घबराना नहीं है कि अरे यार मैंने तो गलत बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो वैसे ही तुरंत उलट जाएगा, 4x - 3y बराबर 0, और ये आपके ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 51 की तरफ। ध्यान दीजिए 51 प्रश्न में भी जो प्रश्न दिया हुआ उसके अनुसार ऑप्शन सुटेबल नहीं है। कहीं ना कहीं प्रश्न और ऑप्शंस को लिखने में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हुआ है, क्योंकि प्रश्न है आंकड़े 38, 70, 48, 34, 42, 76, 55, 46, 63, 54, 80 और 44 से माध्य और माध्य विचलन लगभग है। और ऑप्शन है 10.6, 8.6, 12.17, 9.6, जिनमें से कि कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रश्न संख्या 51 को छोड़ रहा हूं। ठीक है, अगर आप सभी के पास जिन्होंने सेट बनाया है, अगर वो आपको प्रश्न सही करके बताते हैं तो मुझे कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पे बताइएगा, वहां उसका सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे। ठीक है,
बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 52 की तरफ। अगला प्रश्न है साइन 12 डिग्री इंटू कॉस 18 डिग्री इंटू सेक 78 डिग्री इंटू कॉसेक 12 डिग्री का मान क्या होगा। अब ध्यान देंगे आप कि साइन 12 इंटू कॉस 18, कहीं ना कहीं एक बात आप रिलेट कर पा रहे हैं, एक कॉस दिया तो इसके साथ साथ सेक भी दिया है, साइन दिया तो इसके साथ साथ कॉसेक भी दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये साफ साफ है कि ये एक दूसरे में बदलना होगा हमें, या तो साइन को कॉसेक में बदलिए या फिर कॉसेक को साइन में, उसी तरीके से सेक को कॉस में या फिर कॉस को सेक में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कि हमने क्या किया, अपने प्रश्न को कॉस सेक 78 को मैं 1/cos 78 लिख सकता हूं, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ठीक, इतना काम हमने कर दिया। यहां पे देखिए वही मैंने यहां पे हिंट के तौर पे लिखा भी है। ठीक है, अब ये बात तो मैंने एज इट इज रखा, इसको भी बदल दिया मैंने, लेकिन इतने से भी हमारा काम बन नहीं रहा। तो जैसे ही आप cos 78 देख रहे हैं, आपके दिमाग में एक बात क्लिक करना चाहिए, ये cos 78 को मैं cos 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, cos 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री, और cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, तो यहां से हो जाएगा sin 12। उसी तरीके से sin 90 माइनस थीटा, क्योंकि sin 72 को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, और थीटा की जगह पे 18 दिया यानी cos 18। अब देखिए sin 12 से sin 12 कैंसिल, cos 18 से cos 18 कैंसिल, आंसर हो जाएगा आपका 1। तो आपको अगर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद है तब तो ये दिमाग आप लगा पाएंगे, अगर नहीं है तो उसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगला प्रश्न है 2 के पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 256 और 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 4096 यानी 4096 है। तो हमसे पूछा गया है क्या चीज कि x इंटू वाई का मान क्या होगा, हमारे प्रश्न में हमसे यही पूछा गया। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहां पे है 2, अगर ये जब तक हटेगा नहीं एक्स वाई अपने बेस वैल्यू में आएगा नहीं, और जब तक बेस में आएगा नहीं तब तक एक्स वाई को निकालना बहुत मुश्किल है। तो हम ये जो डेटा दिया हुआ है इसको 2 के फॉर्म में तोड़ने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन बनाने का हर एक क्वेश्चन का अपना एक लॉजिक होता है, और उस लॉजिक को जो जितना जल्दी समझ जाए उसके लिए उतना ही बेनिफिशियल है। ठीक, तो हमने क्या किया कि 256 को 2 के टर्म में अगर जोड़िएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 अगर 8 बार आप करते हैं तो 256 होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे भी हमने वही काम किया कि नीचे देखिए 2 में ही क्यों तोड़ा, क्योंकि यहां 2 है। ठीक, तो उसी तरीके से अगर आप 4096 यानी 4096 को 2 के टर्म में तोड़ेंगे तो 2 के पावर अगर 12 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 4096। इसको सोचने का एक और अच्छा तरीका आप अपना सकते हैं कि आपको याद होगा 4096 32 का स्क्वायर है, किसका 32 का स्क्वायर है, तो 32 का स्क्वायर यानी 32 गुणे 32, और आप 32 को लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुणे 2 के पावर 6, 6 से ऊपर से जुड़ जाएगा 12। तो ये भी एक तरीका है सोचने का, जितना जो तरीका आपको सुटेबल लगे वैसे आप सोचिए। ठीक, अब यहां से एक बात आप ध्यान दें कि 2 से 2 हो गया कैंसिल, अब आया एक्स माइनस वाई बराबर आ गया 8 और x प्लस वाई बराबर आ गया 12। जब आप इक्वेशन 1 और 2 को जोड़िएगा तो y कैंसिल, तो 2x बराबर हो जाएगा 20, x बराबर हो जाएगा 10, y बराबर हो जाएगा 2, और यही तो पूछा है x इंटू वाई, तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 54 की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न 54 है कि 6200 की 1:2 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटने पर प्राप्त होने वाली राशियों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, या फिर प्राप्त होने वाली राशि कितनी होगी। तो प्रश्न में हमें ये अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रश्न में हमें ऐसा अनुपात दिया हुआ है। हमने आपको पहले भी बताया कि ये जो अनुपात है वो फिक्स अनुपात नहीं है, हमें इसको पहले फिक्स अनुपात में बदलना होगा। फिक्स अनुपात में बदलने का मतलब क्या होता है कि सबका बेस सेम कर दीजिए। अब सबका बेस सेम कैसा होगा, एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम 2, 3 और 5 का कितना होगा 30, कितना होगा 30। अब 30 से 2 में भाग दीजिएगा ऊपर आएगा 15। उसी तरीके से 30 में 3 से भाग दीजिएगा ऊपर आएगा 10, क्योंकि 1 से गुणा कर रहे हैं हम, ऊपर 1 ही दिया हुआ है इसलिए 1 से गुणा कर रहे हैं, 2 दिया होता तो 2 से करते। 5 और 30 में गुणा किए आया 6। ठीक है, अब देखिए कि हमें हमारा अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो टोटल हमारे पास रेशियो आ गया 31, 15 और 10 25 और 6 31। 31 कितने के बराबर है 6200 रुपए के, कितने के बराबर 6200 रुपए के। तो x कितने के बराबर हो गया 200 के। अब सबका अलग अलग पैसा पूछ रहा है, तो 15 गुणे 2 15x का हो जाएगा। उसी तरीके से 10 गुणे 200 2000, 6 गुणे 200 1200, यानी ये जो पैसा है
3000, 2000 और 1200, ये अगर आप जोड़ेंगे तो देखिए 6200 भी आ रहा है और इन तीनों का अपना अपना अपनी राशि भी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 55 की तरफ। तो अगला प्रश्न 55 देखिए क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक संख्या है, वो संख्या क्या है 7898x531y, यही हमारे पास एक संख्या है। कह रहा है कि इसमें हम 72 से भाग देना चाहते हैं। किससे भाग देना चाहते हैं? 72 से। किससे? 72 से। तो ऐसा x और y की जगह पे क्या रखें ये पूरी तरह से 72 से कट जाए। तो अब देखिए एक बात आप यहां पे ध्यान दीजिए, क्या कि 72 क्या 72 कटेगा कैसे? ठीक है, किससे कटेगा? तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको लगेगा कि जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटता है वो 72 से कट जाएगा। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत और भी है कि जो संख्या 4 से कटता हो, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि जो संख्या 2 से कटता हो जरूरी नहीं है कि 4 से कटेगा। ये बात अगर आप सोचेगा तो थोड़ा सा आपको टेंशन होना शुरू होगा। ठीक है, तो अब यहां पे दिक्कत क्या है कि आपको आपके प्रश्न में गलती होने की संभावना बढ़ गई। अब जैसे ही प्रश्न में गलती होने की संभावना बढ़ गई, आप क्या करें कि इसके नजदीक वाले मल्टीपल में तोड़ने का प्रयास कीजिए। तो एक संख्या जो 3 से कटेगा वो 6 से कटेगा, यहां तो टेंशन नहीं है। अब हम इसको क्या करें कि हम ये देख लेंगे जो 4 से, तो मैंने वही देखते हुए देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट का 3 अंक अगर 4 से कट रहा हो, लास्ट का 3 अंक अगर 4 से कट रहा हो तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी। और 3 से कटने का नियम क्या है कि जिस टोटल संख्याओं का सम अगर 3 से कट रहा हो तो वो संख्या 3 से कटेगी। अब यहां पे मैंने वही काम किया, ऑप्शन के अनुसार मैं यहां पे y की जगह पे 2 रखा। इस प्रश्न के अनुसार y की जगह पे 2 जब रखा तो मुझे लगा कि हाँ सही है, कट जा रहा है। क्या कट जा रहा है? पूरा संख्या। तो मैंने सोचा कि अगर 2 रख रहा हूं तो 312 और 312 जो है 4 से कट जा रहा है, यानी 4 वाले तो टेंशन खत्म, 4 वाले तो टेंशन खत्म। अब रही बात कि टोटल को जोड़ा, मैं टोटल को जोड़ा तो यहां पे y की जगह पे 2 रख लिया है मैंने, तो 2 1 3 3 6 5 11 और 9 20 28 और 7 35 संख्या आ रही थी मेरे पास 35। कितना आ रहा था? 35, जो कि 3 से नहीं कटता है। कितना आता तो 3 से कट जाता? 36। तो मैंने x की जगह पे रख लिया 1, x की जगह पे रखा मैंने 1, y की जगह पे रखा मैंने 2 और वही मैंने जब वैल्यू पुट कर दिया क्योंकि हमसे पूछा था कि 5x माइनस 3y का मान कितना होगा, तो x की जगह पे 1 रखा, y की जगह पे 2 रखा, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया -1। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 56 की तरफ। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। ठीक, यहां पर उतना समय तो नहीं है मैं आपको 3 से 4 कॉन्सेप्ट समझाऊं, लेकिन इससे रिलेटेड आपको अगर आगे प्रश्न आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। अब देखिए कैसे प्रश्न में दिया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 19, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना, तो दिया हुआ है 114। ठीक है, हमसे लेकिन पूछ दिया ठीक उल्टा, पूछ क्या दिया, ये रूट के अंदर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड का मान बताइए। दिक्कत यही है कि मैं इसको रिलेट ही नहीं कर पाऊंगा। रिलेट किससे करूं? तो सबसे पहले जिनको ये फॉर्मूला याद होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर ये जिनको फॉर्मूला याद है तब तो वो रिलेट कर लेंगे, अगर नहीं याद है तब तो रिलेट नहीं कर पाएंगे, और जब रिलेट नहीं कर पाएंगे तब तो उनके लिए दिक्कत है। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप फिलहाल के लिए रट लेंगे, और जिनको भी इससे रिलेटेड डिटेल्स जानना हो मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं इस पे यानी इस स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। इसका फॉर्मूला तो हमने लिख लिया, एक्स वाई जेड का वैल्यू भी हमको दिया है, कितना दिया है 19 दिया है, चलिए हमने वो वैल्यू भी रख लिया, लेकिन हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो प्रश्न में दिया ही नहीं है। चलिए ये वाला तो मान भी लेता हूं मैं कि दिया है, ऐसा मैं मान लेता हूं कि दिया है। ठीक, क्योंकि अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो एक्स वाई प्लस वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आएगा, तो इसका वैल्यू तो प्रश्न में दिया है 114। ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो दिया ही नहीं है, तो आइए उसको भी अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आप ये फॉर्मूला आपको याद होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, तो इतना आपको याद आ रहा होगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z
x, इतना याद है। तो अब बताइए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर प्रश्न में कितना दिया 19, तो 19 का स्क्वायर कीजिएगा 361, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही हमको निकालना है, तो वो जैसे है वैसे मैंने यहां लिख दिया। अब इसके बाद दिया कि 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा xy प्लस yz प्लस zx, और उसका वैल्यू आपके प्रश्न में दिया है कितना 114, कितना 114, तो 114 गुणे 2 कीजिएगा 128, कितना हो जाएगा 228, ये रहा 361, 361 से अगर 228 घटाएगा तो आ जाएगा 133, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू जो हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया, कितना 133। अब x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे तो हमने 19 रख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पे 133 रख लिया, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की जगह पे 114 रख लिया। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 19 गुणे 19, कितना आएगा 19 गुणे 19, लेकिन ये जो वैल्यू है वो इसका आया है, और आपसे प्रश्न में पूछा है स्क्वायर रूट लगा के, तो जैसे ही स्क्वायर रूट लगाया तो आपको पता है ना कि ये स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो हो जाता है a, उसी तरह से 19 गुणे 19 बाहर आएगा, हो जाएगा 19, आपका आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 57 की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक ना। अब एक वृत्त दिया हुआ है कि प्रश्न में कह रहा है 2 समानांतर जीवा हैं। अब देखिए एक वृत्त है तो उसकी 2 समानांतर जीवाएं हैं, ठीक, लेकिन इससे पहले कहा कि उस वृत्त में एक व्यास भी है, क्या है, एक व्यास भी है। अब व्यास कौन होता है, जो केंद्र से होकर गुजरता है, तो ये हुआ आपका सेंटर से होकर के गुजर गया, यहां ये सेंटर है, ठीक, तो ये कितना है 20। अब देखिए व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो आधा इधर 10 त्रिज्या, आधा इधर 10 त्रिज्या। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि 2 समानांतर जीवा खींची गई है, क्या 2 समानांतर जीवा खींची गई है, ठीक। अब जब 2 समानांतर जीवा खींची गई है तो वो देखिए क्या कॉन्सेप्ट बन सकता है कि दोनों जीवा एक ही तरफ हो। अब दोनों जीवा एक ही तरफ हो का मतलब क्या, ये व्यास हो गया, ये भी जीवा इधर ही हो, ये भी जीवा इधर ही हो, या फिर एक कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि ये व्यास हो गया, एक जीवा इधर हो एक जीवा इधर हो, ये व्यास वाला हो गया, ठीक, क्योंकि सेंटर से होकर गुजर रहा है। तो अब ये भी आपको समझना होगा ये एक ही तरफ होगा कि दोनों तरफ होगा। अब यहाँ पे उसको जानने का तरीका क्या होगा, देखिए वो प्रश्न आपको बताएगा कैसे, लिखेगा तो नहीं लेकिन हिंट जरूर कर देगा। कैसे कि प्रश्न में कहा है कि दोनों जीवा के, जो हमारे दोनों जीवा दिए हुए हैं, इन दोनों के बीच की दूरी है 12, कितना है, दोनों के बीच की दूरी है 12। अब एक बात बताइए, एक वृत्त है, एक केंद्र है यहाँ पे, तो इससे अगर एक साइड में रहेगा तो 10 से ज्यादा तो दूरी हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि त्रिज्या लास्ट पॉइंट तक कुछ होता है, तो इसकी मैक्सिमम होनी चाहिए 10, लेकिन दे दिया 12, इसका मतलब एक जीवा इधर बना होगा, एक जीवा इधर बना होगा, क्योंकि पूरी ये लंबाई देखें तो पूरा 20 हो जाएगा, क्योंकि 10 की त्रिज्या इधर की और 10 त्रिज्या उधर की। इसका मतलब कि एक जीवा त्रिज्या के उस पर है और एक त्रिज्या जीवा के इस पर है। जब ये बात आप समझ गए तब आपके लिए प्रश्न आसान हो गया। कैसे कि आपने ये अपना जीवा रखा, ये आपका जीवा रहा, ये आपका जो बीच वाला लाइन है व्यास रहा, तो इस तरह से ये त्रिज्या हो गया 10, ये भी त्रिज्या हो गया 10, ये वाला लाइन आपको नहीं पता है और ये वाला नहीं पता, लेकिन ये पूरा जो दोनों त्रिज्या बीच जिसको मैं अभी डार्क कर रहा हूं ये पता है कि 12 है। तो एक को अगर आप, अब देखिए क्या है, ये आपको पता ही है 10, जो त्रिज्या है वो पता है 10, ये लंबाई आपको जो ये लंबाई दिया है 16, तो आधा पे विभक्त करता है तो 8। अब जब एक बात बताइए कि आपका कर्ण है 10, आधार है 8, तो लंब कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 10 8 6 है ट्रिपलेट, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनता है। तो जब ये वाला लाइन हो गया, ये वाला 6 आ गया और टोटल था 12, तो ये भी कितना हो गया 6। अब जैसे ही ये हुआ 6, जैसे ही ये हुआ 6, ये 10 त्रिज्या है ही, तो ये वाला जो लंबाई है आधा, ये कितना हो जाएगा 8, और जैसे ही ये कितना हो जाएगा, ये है 10, ये है 6, तो ये वाला कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 8, कितना 8, ठीक है, कितना हो जाएगा 8। तो आपसे क्या पूछा है कि दूसरी जीवा की लंबाई क्या होगी, तो दूसरी जीवा की लंबाई हो जाएगी 8 दूना 16, कितना हो जाएगा 16, क्लियर है, 8 दूना 16। ये वाला आप सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, यहाँ मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन का, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 दूना 16। मुझे लगता है कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ते अपने
अगले प्रश्न संख्या 58 की तरफ। और इतना तो मैं अभी मान के चलता हूं कि हर चीज को आपने एक बार पढ़ा होगा, क्योंकि हम आपको यहाँ टॉपिक पढ़ा नहीं रहे, सेट का सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक, तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या। यदि x + 1 / x = 8 दिया हो तो 5x / x² + 1 - 6x का मान कितना होगा। ठीक है, अब देखिए हमने आपको पहले भी कहा कि प्रश्न बोलता है, बस आपको सुनने की जरूरत है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है और ऐसे में आंसर पूछ रहा है, ये क्या मतलब है? मतलब ये है कि आपको या तो इस वाले को ऐसा बदलिए या फिर इस वाले को ऐसे बदलिए। जब तक रिलेशन उनके बीच रखेंगे नहीं तब तक प्रश्न बनेगा नहीं। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, या तो इसको इस वाले को इसको इधर से बदलिए या फिर इसको इधर से बदलिए। मैंने क्या किया कि मैंने प्रश्न को ही बदलने का प्रयास कर लिया। जैसे दिया हुआ है x + 1 / x, इसको हम लिख सकते हैं x + 1 / x को एलसीएम अगर ले लेंगे तो हो जाएगा x और यहां से हो जाएगा x² + 1 बराबर कितना 8। तो ऐसा हो जाएगा क्या, x² + 1 बराबर 8x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब जब ऐसा हो गया, यहां पे देख रहे हैं आप, यहां ऐसा जब हो गया तब तो हमारा काम हो गया। हमने क्या किया, जहां x² + 1 दिया था वहां 8x लिख सकते हैं भाई, वही मैंने यहां पे लिख दिया। अब लिख दिया तो 8x - 2x, 8x - 6x कितना आ जाएगा 2x, और ऊपर दिया 5x, x कैंसिल 5/2 यानी डाई आंसर। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या। अगला प्रश्न संख्या, ओह शिट, एक प्रश्न मेरे से छूट गया। देखिए क्या है, मैं उसको ओरली बताने का कोशिश करता हूं। ठीक, देखते समय मेरे ध्यान पे नहीं आया। प्रश्न है कि बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 8 और 6 है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यही पूछा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। कितना होता है 2πrh। और बेलन में एक वृत्त बनता है ऊपर और एक वृत्त बनता है नीचे। तो एक वृत्त ऊपर का हो गया πr² और एक वृत्त नीचे का हो गया πr²। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 2πr²। ठीक है, अब यहां से आप 2πr कॉमन ले सकते हैं, तो हो गया 2πr आपने कॉमन ले लिया तो बचा क्या h + r, क्या बचा h + r। अब 2πr, तो r की वैल्यू r की जगह पे रख दीजिएगा, h का वैल्यू h की जगह पे रख दीजिएगा, और ये प्रश्न संख्या 59 आपसे इस फॉर्मूले पे रखते ही बन जाएगा। ठीक, h भी दिया है आपको प्रश्न में और आपको प्रश्न में r भी दिया है। h क्या दिया है, h आपका 8 सेंटीमीटर दिया है, r कितना दिया है तो r 6 सेंटीमीटर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपसे अब बन जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 59। ठीक है, अब अगले प्रश्न संख्या 60 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 है कि यदि ए बी और ए सी केंद्र O के साथ एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल BOC 90 डिग्री है, तो BAC का मान कितना होगा। अब ध्यान देंगे यहां पे कि ये रहा आपका वृत्त, ये रही स्पर्श रेखाएं AB और AC। आपको पता है कि जो अगर केंद्र से स्पर्श रेखा पर हम त्रिज्या खींचते हैं तो ये जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, कितने का बनाता है 90 डिग्री का। तो यहां भी एक 90 डिग्री बना, यहां भी 90 डिग्री बना, ये 90 पहले से दिया हुआ, और ये ओवरऑल एक चतुर्भुज बन रहा है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि चतुर्भुज कैसे, तो देखिए एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, 4 भुजा। और जैसे ही चतुर्भुज बनेगा टोटल एंगल 360, 270 हो चुका है तो इसका वैल्यू पूछा है, 360 से 270 घटा दीजिएगा, आ जाएगा आपका 90 डिग्री आंसर। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 60 के बाद ध्यान देंगे कि प्रश्न जो बाकी दिए हुए वो रीजनिंग के प्रश्न हैं और बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसलिए मैंने उनको सॉल्व नहीं किया। अगर दिक्कत हो तो मुझे बताएंगे आप। अगला प्रश्न 63 प्रश्न है 24 सेंटीमीटर व्यास के पिज्जा को 8 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक पिज्जा है तो नॉर्मली आप इतना समझेंगे कि अगर पिज्जा है तो गोल शेप, नॉर्मली हमको ये बात समझना होगा। ठीक, क्योंकि प्रश्न में ये बात तो नहीं बोलेगा। ठीक, अब पूछा है कि 8 बराबर भागों में बांट दिया गया, तो ऐसे 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 मान लीजिए ये 8 बराबर भागों में जैसे भी बांट दिया गया। ठीक, 8 बराबर भागों में बांटा गया है, यानी ओवरऑल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², पूरा होता है तो πr²। लेकिन प्रश्न में क्या कहा, 8 बराबर भागों में बांट दिया गया। क्या कहा प्रश्न ने, 8 बराबर भागों में बांट दिया गया। ठीक है,
तो अब एक बात बताइए कि 8 बराबर भागों में जैसे ही इसको बांटा जाएगा, हम लिख सकते हैं 1/8। 8 बराबर भागों में बांटा गया तो क्या लिख सकते हैं 1/8, और जैसे ही 1/8 लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह पे 22/7, लेकिन इसमें पाई में ही आंसर दे दिया, इसलिए पाई को चेंज भी नहीं करना। आर का वैल्यू लिखना है। आर का वैल्यू इस प्रश्न में दिया हुआ है 12। कितना त्रिज्या दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर 144, क्या है 144, और 144/8 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 16, 16 8 44 होता है 144। ठीक, अगला प्रश्न है 64। कितना है 64। तो अगले प्रश्न दिया है कि किसी संख्या का 30% 120% से 15 से 21 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। पहला संख्या हमने मान लिया कि x है, x का 30%, और देखिए दूसरा क्या दिया 120 का 15% से ये वाला ज्यादा है। ठीक है, तो माइनस 120 का 15/100 इज इक्वल टू 21। जब सॉल्व कीजिएगा x का वैल्यू आ जाएगा 130। आंसर यही आपका हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 67 की तरफ। 67 प्रश्न संख्या ये है कि एक ट्रेन 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। ठीक है, और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है। ठीक है, अब एक बात मैंने पहले भी आपसे सिखाया कि ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को, या अपनी खुद की लंबाई को अर्थात किसी और ट्रेन को पार करती हो तो इन दोनों की लंबाइयां जोड़ ली जाती हैं। लेकिन ट्रेन अगर किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को, किसी पेड़ को, यानी किसी पतले चीज को पार करती है जिसकी लंबाई न के बराबर होती है, तो उसकी लंबाई 0 मान ली जाती है। इतना बात आप समझ रहे होंगे। अब देखिए क्या कहा कि प्लेटफॉर्म एक 90 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको ट्रेन पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई ही टोटल दूरी हो जाएगी। कितने समय में पार करती है, तो 30 सेकंड का समय लेती है। तो अब बताइए दूरी बटे समय क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगा। इतना तो बात समझ में आ रही है। अब एक बात बताइए कि चाहे वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे या आदमी को पार करे, उसकी चाल तो वही रहेगी। क्या रहेगी, चाल तो वही रहेगी। अब देखिए अगले बार में क्या कहा है कि ट्रेन एक आदमी को पार करती है, तो जब आदमी को पार कर रही होगी तो वो खुद की लंबाई यानी ट्रेन अपनी ही लंबाई पार करेगी। तो इसीलिए हमने टी मान लिया ट्रेन की लंबाई t/15, क्योंकि 15 सेकंड उसको लगा है। तो यहां भी दूरी बटे समय हो गया चाल, यानी दोनों का चाल बराबर हो गया, ये बात तय है। यहां से हम इक्वेट करके t का मान निकाल लेंगे तो t भी आ जाएगा 90 मीटर। ठीक, अब बताइए कि ट्रेन की चाल हमको बतानी थी। ये दोनों चाल थे आपस में, लेकिन हमको क्या बताना है, ट्रेन का चाल। क्या बताना है, ट्रेन का चाल। ट्रेन की लंबाई है 90 मीटर, एक आदमी को पार करने में लगता है 15 सेकंड, तो दूरी बट्टे समय बराबर चाल, तो 6 मीटर पर सेकंड इसका चाल हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 69 प्रश्न संख्या क्या है कि cos a बराबर दिया हुआ है 4/5। क्या दिया हुआ है 4/5। तो हमसे प्रश्न में पूछा है tan a का मान। क्या पूछा है, tan a का मान। अब देखिए इसको लिखने में थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी है। क्या कि जिसको आप लंब मान रहे हैं उसके सामने वाले कोण को अपना कोण मानिएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे a लिखेंगे तभी ये आपका लंबाई होगा। अगर आप गलती से भी a यहां लिख दिए तो आपकी लंबाई ये हो जाएगी। और यही अक्सर लोग गलती त्रिभुज के भुजाओं को जानने में करते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रश्न गलत होता है। ठीक, तो आपका एंगल हो गया ये cos a, तो सामने वाला लंब नीचे वाला आधार। ठीक, तो 4/5 हो गया। और देखिए ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 होगा। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। tan a का फॉर्मूला लंब बटे आधार, 3/4 आपका हो गया आंसर। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 74 की तरफ। ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ था कि सेके प्लस tan a बराबर 4। क्या दिया होता है, सेके प्लस tan a बराबर 4। तो प्रश्न में हमसे पूछा क्या गया था, प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि cot a प्लस 1 बटे cot a माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। प्रश्न में हमसे दिया था कि सेके प्लस tan a बराबर 4, तो cot a प्लस 1 बटा में cot a माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, यही हमसे पूछा गया था, जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूं। अब देखिए आपको एक बात याद होना चाहिए कि सीधा सीधा तो क्वेश्चन देगा नहीं, लेकिन सेके प्लस tan a देखते हुए आपके दिमाग में एक बात क्लिक करना चाहिए था कि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर होता है 1। अब सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a जैसे ही दिखे आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक फॉर्मूला दिखेगा। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आप तोड़ सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी में। ठीक है, अब a प्लस बी यानी सेके प्लस tan a, सेके प्लस tan a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4,
और सेके माइनस टेन का वैल्यू हमको नहीं पता है तो उसको वैसे ही रहने दिए। हमने यहाँ सेके स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है 1 रहने दिया। यहाँ से मैंने निकाल लिया सेके माइनस टेन ए बराबर हो गया 1/4। अब देखिए मेरे पास सेके प्लस टेन ए है, मैंने सेके माइनस टेन ए निकाल लिया। फायदा क्या होगा, ये हमारा इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2, दोनों को जोड़िएगा टेन ए कट जाएगा। हमें मिल गया सेक ए का वैल्यू 2 सेक ए बराबर हो गया 4 + 1/4। सेके बराबर हो जाएगा 17/8। एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर ये दिया हुआ हो, ये ऊपर वाला लाइन दिया हुआ तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है। सेक ए बराबर एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए क्या होता है कि ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 1/2a। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 1/2a। वैल्यू पुट करके देख लीजिए, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17/2a, 2 × 4 8, तो 17/8 सेके निकाल भी सकते हैं डायरेक्ट भी आप यहाँ से। लेकिन बेहतर होगा आप ये वाला ही प्रोसेस फॉलो करें जो मैं बेसिक से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर 4 की जगह रूट वैल्यू में दे दिया ना, जैसे √2 + 5, तो वो बनेगा ही नहीं आपसे इस फॉर्मूले पे। उसके लिए आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा, तो क्यों ना हम बेसिक ही रखें यहाँ पे। अब देखिए जैसे ही आपको सेक का वैल्यू पता हुआ, ए मैंने इस एंगल को मान लिया क्योंकि हमें सामने वाला लंब लेना है, ठीक। ये अगर ए मानते तो ये सामने वाला लंब होता, ठीक। तो इस बात को भी आप बखूबी ध्यान रखिएगा। हमने ये मान लिया ए। अब देखिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कौन सा हो जाएगा, तो कर्ण तो ये फिक्स है। अब इसमें आधार कौन सा होगा, तो सामने वाला ये तो लंब हो गया, तो ये हो जाएगा आधार, ये रहा आधार। अब हमको आधार पता है, कर्ण पता है, लंब निकाल सकते हैं बिल्कुल। 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कीजिएगा, 15 का स्क्वायर लंब हमको पता चल गया, ठीक है। वैसे भी समकोण त्रिभुज दिखते ही आपको ये सब चीजें तो बहुत आसानी से पता चल जाएंगी। अब बताइए कि आपको लंब आधार कर्ण तीनों चीज पता है, आपको कॉट का फॉर्मूला निकालना है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है भाई, तो आधार है सर हमारा 8 और लंब कितना है सर, तो लंब है हमारा 15। कॉट की जगह पे वैल्यू रखिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, आ जाएगा आपका -23/7 और यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 2:3, तो पूछा है 5a + 3b अनुपात 6a - 2b का मान कितना होगा। तो a की जगह पे आप 2 डायरेक्ट रख लीजिएगा और b की जगह पे 3 रख लीजिएगा, आंसर पुट कीजिएगा 19/6 आंसर आ जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 89 की तरफ। प्रश्न में पूछा गया कि ऐसा ही भिन्न दिया हुआ 1/6, 1/50, 10/375 और 1/30 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। जब ऐसा दिया हुआ और हमसे पूछा गया है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर इस तरीके का प्रश्न हो तो किसी भी दो को उठाइए, तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, इसको यहां और इसको यहां, ठीक है। अब 50 1 से गुणा हुआ है तो ऊपर में 50 जाएगा, नीचे नहीं आएगा। उसी तरीके से 6 यहां से उठ के इधर जा रहा है तो इधर वाले में 1 × 6 6। अब 50 और 6 में बड़ा कौन है भाई, तो 50। तो अभी तक इन दोनों में कौन बड़ा हुआ, 1/6, ठीक है। कौन, 1/6, क्योंकि 1/6 के लिए ही आया है 50। अब अगले वाले के साथ यही काम करेंगे, तो 1/6 और 10/375। ये आप ओरली कीजिएगा, लिखिएगा कभी नहीं। यहां से करिएगा तो ये आ जाएगा 375, यहां से कीजिएगा ये आ जाएगा 60। तो अभी भी 375 इसके लिए आया है क्योंकि ये इसके ऊपर जा रहा है, तो अभी तक भी 1/6 बड़ा है। अब इसके साथ वही काम करेंगे, तो 1/6 और 1/30 कीजिएगा, तो आ जाएगा 1/6 और 1/30। तो ये आ जाएगा इसके ऊपर, ये आएगा इसके ऊपर, तो 30 हो जाएगा, इसके ऊपर 6 यानी 30। यही बड़ा सबसे 1/6, ये रहा आपका आंसर। और इस तरीके से प्रश्न संख्या ये कौन सा था, 89 था, ठीक है। 89 के बाद कोई प्रश्न तो दिख नहीं रहा है इसमें, ठीक। तो कोई प्रश्न जब दिख नहीं रहा है तो यहीं पे आज के सॉल्यूशन को खत्म करते हैं। बाकी रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक। और फिर मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।